अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं पेशावर से आपका होस्ट महमूद जान बाबर। अपने चैनल क्रॉस रोड्स 24 के साथ हम अक्सर सियासी बातें करते हैं, सियासत की बात करते हैं, दहशतगर्दी पे बात करते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ों पे बात करते हैं जिससे हमारी ज़िंदगियों पे असर पड़ता है। हम बात नहीं करते तो हम उन मसाइल की बात नहीं करते जो कि जिनसे हम रोज़मर्रा हमारा सामना होता है या हम जैसे लोग उससे गुज़रते हैं। मुझे चंद साल अपनी ड्यूटी के सिलसिले में इस्लामाबाद में रहने का मौका मिला। मैंने वहाँ पर एक बात देखी, वहाँ पे इतनी ज़्यादा महसूस नहीं हुई, लेकिन फिर जब मैं अपने शहर पेशावर वापस आया और मुझे यहाँ पर इस्लामाबाद के बाद पेशावर की एक बड़ी आबादी, जिसे पोश आबादी कहते हैं, जिसे मालदार लोगों के रहने की जगह कहते हैं, जिसे शहर के लोगों के मुकाबले में ज़रा बेहतर इलाका कहते हैं, हयाताबाद में रहने का मौका मिला और मैंने यहाँ पे लोगों की ज़िंदगियाँ देखी तो मुझे उस चीज़ का बहुत ज़्यादा एहसास हुआ जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। मैंने यहाँ पे देखा कि लोगों ने ज़िंदगी में जितने भी पैसे कमाए, वो जब भी उन्होंने कमाए, 85 के दौरान भी लोगों ने पैसे कमाए। यहाँ पे जब रूस ने अफ़गानिस्तान पे हमला किया तो पाकिस्तान में कुछ लोगों ने कलाशनकोव कल्चर के ज़रिए पैसे बनाए, कुछ और किया। ये चीज़ें होती रहीं और यहाँ पे लोगों ने कारोबार भी अच्छे खासे किए। जब वहाँ पे जंग चल रही थी तो एक जंग की इकानमी पेशावर में चल रही थी। उस इकानमी में लोग बहुत ज़्यादा मालदार हुए। जब मालदार हुए तो लोगों ने सोचा कि इसका क्या किया जाए, तो फिर लोगों ने हयाताबाद और पेशावर के मुख्तलिफ एरियाज़ में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की, अपने लिए ज़मीनें खरीदी और घर बनाए। उनमें से बहुत सारे घरों में लोग खुद रहते हैं, लेकिन उसके अलावा बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे घर किरायों पे दिए हुए हैं। इस वक्त का जो मेरा सबसे बड़ा मसला है जिस पे मैं बात करना चाह रहा हूँ, जिससे मैं लोगों को रोज़ाना गुजरते हुए देखता हूँ, वो रोते हैं, वो चीखते हैं, लेकिन उनके लिए कोई इस वक्त कानून में कोई जगह नहीं है। मैंने यहाँ पे तहरीक इंसाफ के दौर में, ये आखिरी दौर में, कुछ वज़रा से बात की, कुछ MNAs से बात की, कुछ MPs से बात की, इनके अलावा बाकी पार्टियों के लोगों से बात की, मुख्तलिफ जगहों पे मैंने लोगों से बात की, लेकिन उनमें से किसी को पता नहीं था कि इस हवाले से कोई कानून मौजूद है या नहीं। ये ऐसी बात है कि यहाँ पे जिन लोगों के घर हैं और उन्होंने वो किराए पे दिए हुए हैं, तो उन्होंने वो घर प्रॉपर्टी डीलर के हवाले किए हुए हैं। इन प्रॉपर्टी डीलर्स में भी बहुत सारे लोग अच्छे होते हैं, खुदा तरस होते हैं, वो लोगों के साथ ज्यादती और जुल्म नहीं करते, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं कि जिन्होंने इस आबादी में, जिसके सामने मैं खड़ा हूँ, जिस पुल पे मैं मौजूद हूँ, इस आबादी में लोगों का जीना हराम किया हुआ है। मैं खुद अपने सामने यहाँ पे देखता हूँ कि लोग यहाँ पे रोते हैं। 1 साल का एग्रीमेंट बंदे के साथ किया जाता है। उस 1 साल के पूरे होने से पहले 11 माह जब पूरे होते हैं तो प्रॉपर्टी डीलर साहब, जो कि जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, ये वो प्रॉपर्टी डीलर हैं जो कि उन अच्छे वालों से ज़रा अलग हैं। ये किराएदार को नोटिस दे देते हैं और किराएदार को कहते हैं कि मालिक मकान को घर चाहिए, घर खाली करें। वो बंदा जिसने अपना बजट बड़ी मुश्किल से बनाया होता है, पहले से ही इनकी ब्लैकमेलिंग में आके वो घर उसने महंगा लिया होता है किराए पे, वो बेचारा इंतहाई परेशान हो जाता है कि अभी तो मैंने इस घर में पर्दे भी नहीं लगाए, अभी तो मैं इसकी सेटिंग कर रहा हूँ, मेरे रिश्तेदारों को ये मालूम हो रहा है कि मैं इस घर में रह रहा हूँ, और वो आहिस्ता आहिस्ता लोग उस घर के साथ आदी हो रहे हैं और मेरे घर में आ रहे हैं, लेकिन अचानक उसे नोटिस मिलता है कि आप घर खाली करें। वो कहते हैं ये घर मालिक के मकान को चाहिए। बहुत सारे केसेस में मालिक के मकान को पता भी नहीं होता कि इस बंदे के साथ क्या जुल्म हो रहा है। प्रॉपर्टी डीलर उसे फिर उसी घर में छोड़ देता है, फिर वो मालिक के मकान को नहीं चाहिए होता, वो उसे कहता है कि बस ये खाली करें। वो बंदा उसके पैरों में गिर पड़ता है। कभी 5,000 रुपये किराया सालाना बढ़ा देते हैं उससे, कभी 10,000, इससे ज़्यादा भी बढ़ा देते हैं। उस बंदे की मजबूरी का फ़ायदा उठाते हुए वो प्रॉपर्टी डीलर साहब उस मालिक के मकान को कहते हैं कि मैंने इतना तुम्हारे लिए इस बार कमाई की है, और ख़ुद अपने लिए भी उसमें से सालाना 1 कमीशन लेते हैं। आपको इस बात का मालूम है, ये इंतहाई बहुत बड़ा जुल्म है। ये मैंने जितने भी लोगों से पूछा है, खुद प्रॉपर्टी डीलर ये बात मानते हैं कि ये सूद है, ये सच्चा सूद है, सच्चा बिल्कुल खालिस, कि आपने एक बार एक बंदे को घर दिया, उससे आपने कमीशन लिया और फिर वो घर उसके हवाले कर दिया। अगर आपने दोबारा उससे उसी घर में रहने के लिए कमीशन लिया बतौर प्रॉपर्टी डीलर, ये सच्चा सूद है। और सूद की सज़ा आपको मालूम है कि उसका एक पैसा का नाम
اسلام اگر ہم مسلمان ہیں، اس آبادی کے زیادہ تر لوگ مسلمان ہیں، میرا خیال ہے کہ 99% لوگ مسلمان ہیں، جن کے گھر ہیں وہ بھی مسلمان ہیں، پراپرٹی ڈیلر بھی مسلمان ہیں، کہ ایک پیسہ سود کا کھانا، میں انتہائی معذرت کے ساتھ یہ کوٹ کر رہا ہوں، کہ اپنی ماں کے ساتھ زنا کے برابر ہے۔ اس بندے کو کہتے ہیں کہ آپ پیسے دیں، آپ پیسے نہیں دیتے تو گھر خالی کریں۔ وہ بندہ ہر سال ایک بار کمیشن دیتا ہے، یعنی وہ 12 مہینے اگر اس گھر میں رہتا ہے، وہ 13 مہینوں کا کرایہ دیتا ہے۔ ایک کرایہ کمیشن ایجنٹ صاحب کے پاس جاتا ہے، پھر اس میں مالک مکان جو حصہ لیتا ہے، مالک مکان اس میں سے اپنا یہ حصہ اس طرح لیتا ہے کہ اس کو ہر سال کچھ بڑا ہوا کرایہ ملتا ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ قانون میں یہ موجود ہے کہ سالانہ 10% سے زیادہ آپ کرایہ نہیں بڑھا سکتے۔ آپ کس قانون کے تحت 25%، 20%، 18%، 30% کرایہ بڑھا دیتے ہیں، اور پھر آپ گھروں میں بیٹھ کے سکون سے کہتے ہیں کہ جی اللہ کا فضل ہے، میرا گھر ہے اور میری جائیداد ہے، اس سے کرایہ آتا ہے۔ یہاں پہ بہت سارے لوگوں نے کمائی کے لیے اپنے گھر پراپرٹی ڈیلروں کے حوالے کیے ہوئے ہیں، جو اس کرایہ دار کو کچل کے، یہ اسلام آباد میں نے دیکھا تھا اور پشاور میں، آپ کے شہروں میں بھی یہ ضرور ہوتا ہوگا، لیکن حیرت اس بات کی ہے کہ اگر قانون، ایسا کوئی قانون اس اتنی بڑی آبادی کے لیے، جس میں اس پورے خیبر پختونخوا کی کریم رہتی ہے، تمام مالدار لوگ یہاں رہتے ہیں، خیبر پختونخوا کے تمام جتنے بھی طاقتور لوگ ہیں وہ یہاں رہتے ہیں، تمام وزراء یہاں رہتے ہیں، MPAs، MNAs، سب پورا سسٹم یہاں رہتا ہے۔ جب یہاں کے لیے کوئی قانون نہیں ہے، اسلام آباد میں وفاقی سسٹم رہتا ہے، جب وہاں کے لیے ایسا کوئی قانون ابھی تک کسی نے نہیں بنایا کہ جب آپ کو پراپرٹی ڈیلر بلیک میل کرے تو آپ نے کیا کرنا ہے اور آپ نے کس کے پاس جانا ہے اور آپ کہاں کہاں پہ وہ کر سکتے، لوگ مجبور ہیں، جو گھروں میں رہتے ہیں وہ مجبور ہیں۔ میں آخر میں ایک شہری کے طور پہ ایک یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں، ایک بطور صحافی نہیں، ایک شہری، اس شہر کے ایک شہری کے طور پہ، کہ خدا کے لیے یہ پیسے نہ کھائیں۔ میرا رب کہتا ہے کہ مجھ سے کثرت نہیں برکت مانگو، تھوڑے پیسے کمائیں، لوگوں کے ساتھ گزارا کریں، لوگوں کی زندگیاں اجیرن نہ کریں۔ میں نے لوگوں کے گھروں کے سامان کو اپنے سامنے تباہ ہوتے دیکھا ہے۔ میں اس حیات آباد میں رہتا ہوں، بلکہ ابھی میں یہاں سے شفٹ ہوں صرف ان چند باتوں کی وجہ سے کہ یہ ظلم جو ہے میں اپنے سامنے دیکھتا ہوں، اور اس ظلم کو برداشت کرنے والوں میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو کہ حکومتیں بدلتے ہیں، جن کی ایک ایک بات جو ہے وہ کوئی نوٹس ہوتی ہے، لیکن چونکہ وہ مجبور ہوتے ہیں تو وہ خاموش ہوتے ہیں۔ اس لیے میں نے ضروری سمجھا کہ اس پہ بات کی جائے، آپ کے سامنے حاضر ہوئے، کچھ خوف خدا کریں، کچھ اللہ سے ڈریں، اور کچھ ان لوگوں کی زندگیاں اجیرن نہ کریں۔ لوگ ہر سال 2-3 لاکھ روپے قرضہ لے کے اپنے لیے گھر بدلتے ہیں، اور صرف آپ کو ایک اپنے کمیشن کی پڑی ہوتی ہے، مالک مکان کو اپنے کچھ اضافی کرائے کی پڑی ہوتی ہے۔ ان معاملات پہ بھی ضرور سوچیں، اپنے گھروں کی مشکلات کو دیکھتے ہوئے یہ ضرور دیکھیں کہ آپ کی وجہ سے کہیں کوئی اور تو مشکل میں نہیں، اگر آپ کی وجہ سے کوئی مشکل میں ہے تو پھر اس سے 10 گنا زیادہ مشکلات کے لیے تیار رہیں۔ ایک بات تھی، میں نے ضروری سمجھا کہ آپ سے کی جائے۔ اگلے ولاگ کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔